नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। सफलता और शोहरत, ये दोनों वो नहीं होती हैं जो आप विरासत में हासिल करते हैं। श्रम से, जिसको हम परिश्रम कहते हैं, पुरुषार्थ से, साहस से जो हासिल होता है, सफलता उसमें होती है, शोहरत उसमें होती है। और ये कहने का आशय ये है कि आज मैं एक ऐसे शख्स के सामने बैठा हुआ हूँ जो उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर मानी जाती हैं। आज की तारीख में उनके पास जिम्मेदारी है, नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन पीछे एक लंबा करियर है और करियर के साथ बहुत सारी कामयाबियां हैं। लक्ष्मी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस पेशे में लड़कियां जब आती हैं तो आपने सोचा कि हमको आईपीएस लेना है या फिर संयोग से आप आईपीएस में आ गई? नहीं, मुझे बचपन से यूनिफॉर्म सर्विसेज का बहुत चार्म था और यूनिफॉर्म सर्विसेज का एक अपना अट्रैक्शन होता है। तो मुझे लगता था कि ये ऐसी सर्विस है जिसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्रोपेलिंग गाइडिंग स्टार हो जाता है। तो इस वजह से इस सर्विस को हमने चुना था। जब आई होंगी जी वो उत्तर प्रदेश अजीब सा उत्तर प्रदेश था। जी हाँ। माफियाओं का था, अपराधियों का था, गैंगस्टर का था, नेताओं और अपराधियों के बीच में एक नेक्सस बहुत मजबूत था, वक्त था। उस समय एक लड़की की जिम्मेदारी बतौर कप्तान या उस तरह की जिम्मेदारी के साथ वो चलती हो, मुश्किलें तो तब होंगी। देखिए, हमसे पहले भी लेडी ऑफिसर्स थीं, कम थीं लेकिन थीं, लेकिन उनके सक्सेस रेट बहुत कम थे। और तत्कालीन प्रशासनिक जो तंत्र होता है, शासन का तंत्र होता है, वो बहुत अधिक लेडी ऑफिसर्स पर भरोसा नहीं जताता था। तो हमें भी जो पहला असाइनमेंट मिला था वो बड़ा अनमने भाव से दिया गया था। ये पूछा गया था कि बंदूक चला लोगी। तो मैंने जिन्होंने हमसे पूछा था, हमने उनसे पूछा था कि जो आपका ये मेल ऑफिसर भी गए हैं, जेंटलमैन ऑफिसर भी गए हैं, कि आपने उनसे ये सवाल पूछा? हम लोगों की ट्रेनिंग एक जैसी होती है, एक जैसी ढांचे से तप कर सभी आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं। तो आप एक जेंटलमैन ऑफिसर से नहीं पूछेंगे लेकिन एक लेडी ऑफिसर से सवाल करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा उस समय विचित्र सा लगा था। संयोग से मेरे पहले असाइनमेंट से लेके जितने भी असाइनमेंट्स रहे सब बहुत चैलेंजिंग और टफ जिले रहे। मुझे भेजा गया और बहुत सारे लोग ये अपेक्षा करते थे कि ये असफल होकर और साइड में कहीं डंप हो जाएंगी। आपके करियर के शुरुआती दौर आपके लिए टेस्टिंग टाइम थे। लोग ये सोच रहे थे कि लड़की है, ये क्या करेगी, जी हाँ। तो टफ ज़िले दे दो। जी। मैंने देखा कि बागपत है, मेरठ है, फर्रुखाबाद है, इस तरह के ज़िले भी, बुलंदशहर है, इस तरह के ज़िले आपको मिलते रहे। जी। इन ज़िलों में दिक्कतें तो हुई होंगी क्योंकि उस समय जो स्थितियाँ थीं उत्तर प्रदेश की वो बड़ी विकट देखिए, थी। दो चीज़ें हैं। एक तो जो उस समय का प्रशासनिक अमला होता था और राजनेताओं का अमला होता था, वो थोड़ा सा लेडी ऑफिसर्स को सही दृष्टि से नहीं देखता था, बात करने के तरीके सही नहीं होते थे। तो यू रियली हैड टू एक्सर्ट योरसेल्फ। जनता में भी एक संकोच रहता था। मैं जब शुरू में जनता में बैठती थी, शिकायतें सुनती थी, तो लोग अपनी अपनी पत्नियों को आगे भेज देते थे कि तुम जाओ। वो इतना घूंघट लेकर आती थीं और वो बेचारी अपनी बात नहीं बता पाएंगी। तो मैंने नियम बनाया कि अगर तुम्हें महिला भेजना है और महिला से बात करने में संकोच हो तो तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे सामने पुलिस कप्तान बैठा है, महिला नहीं बैठी है, और हम वर्दी में बैठते हैं। तो उसका धीरे धीरे असर क्या हुआ? पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ लेडी ऑफिसर्स हुआ। पब्लिक एक्सेप्टेंस हुआ और लोगों ने ये समझा कि नहीं, इनसे बात की जा सकती है, ये समस्या का समाधान खोजेंगी और काम में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगी। जब आप जनता का विश्वास जीत लेते हैं तो करप्ट माफिया, करप्ट नेता, करप्ट क्रिमिनल, इनसे निपटना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि जनता आपके साथ खड़ी हो जाती है। मेरे बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर कर दिया है। जब हम लोग आए थे तब ये प्रदेश दस्यु पीरियड था। बहुत सारे यहाँ डकैतों के गिरोह चलते थे। आधा यूपी दस्युओं से प्रभावित था, आधा यूपी माफियाओं से त्रस्त था, और बाकी जो यूपी बचता था वो छोटे छोटे क्राइम और अपराधियों से त्रस्त था। तो हम लोगों के चैलेंजेस मल्टीफोल्ड थे। तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो भी काम होता था टेक्निकली, सर्वेलांस, हम जिन जिलों में गए शुरुआत में हमने शुरुआत की, तब तक इसकी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। जो टेक्नोलॉजी थी वो
लखनऊ में स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के पास थी, बाकी ज़िलों में नहीं थी। कीपैड वाले फ़ोन होते थे, आप उस पर सुनते थे, आप अपनी बुद्धि लगा के और उसको विस्तार करने की कोशिश करते थे कैसे करें। तो ये जो चैलेंजेस थे ये बड़े गंभीर चैलेंजेस थे। दूसरा, गिरोहों को जो एक संरक्षण होता था, गिरोहों की जो एक सामाजिक स्वीकार्यता होती थी, भय के कारण हो, किसी दूसरे एलिनेशन के कारण हो, या लोग सोचते थे कि उसको अपनी तकदीर मान के बैठ जाते थे कि यही रहेगा तो इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जनता के बीच से उन गिरोहों की सूचना भी एकत्र कर लेना, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। तो तब आपको ये दिखाना पड़ता था कि वी मीन बिजनेस, हम सीरियस हैं और हम तुमको दगा दे के नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ज़रूरी होती थी। चित्रकूट में एक जब हम लोग उस समय के दुर्दांत दस्यु गिरोहों को दौड़ा रहे थे, एक गांव में हम पहुंचे जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा गांव है और वो पहाड़ियाँ पथरीली पहाड़ियाँ हैं। उसमें आप बोरिंग करके पानी नहीं निकाल सकते हैं, सरकारी तंत्र फेल था। तो जब हम पहले पहुंचे तो लोगों ने पहले इसी पर आश्चर्य किया कि आज़ादी के बाद उन्होंने कोई भी सीनियर ऑफिसर पहली बार देखा था, नंबर 1। और हम गाड़ियों से नहीं पहुंचे थे, हम पैदल चलते पहाड़ी क्रॉस करते हुए पहुंचे थे। नंबर 2, हमने जब उनसे कहा कि यहाँ पे गिरोह ठिकाना लगाते हैं और बड़ा सेफ़ हेवन है उनके लिए, तो बाबा हम लोगों की कुछ मदद कर दो। तो उसने कहा, बाबू ये तो यहाँ रोज़ आएंगे और तुम कभी कभी आओगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्या मिलेगा, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैंने वहाँ चैलेंज किया कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे, हमारी थोड़ी मदद कर दो बस। उन्होंने कहा, अगर हमें पीने का पानी दे दो। हमने सरकारी तंत्र खटखटाया, सरकारी तंत्र ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारी बोरिंग सफल नहीं है, नहीं हो पाएगा। हम दूसरे प्रदेश के एक एनजीओ के पास गए और उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, वो उस तरह के इलाकों में काम कर रहे थे। हम उनको अपने यहाँ लेकर आए, हमने कहा कि इस गांव में हमको पोर्टेबल वाटर चाहिए, आप लगा दें, जो खर्चा होगा हम, अगल बगल के बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे कामों में अपना हाथ बटाते हैं, हम उनको इकट्ठा किए, एक झंडे तले लेकर आए और जिस दिन उस गाँव में बोरिंग करके पानी निकला, हम वहाँ मौजूद थे। लोगों ने हमारे पैर छुए, हमने मना किए। आज भी उस गांव से खोए की मिठाई मेरे पास आती है, लोग मुझे याद रखते हैं कि इन्होंने हमें पानी दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो ऑल इंडिया लेवल का उस समय डकैत गिरोह वहाँ चल रहा था, उसके बारे में पहली सटीक सूचना मुझे उस गांव से आना शुरू हुई। मैं फिर पीछे चलता हूँ जी। आपने कहा करियर की शुरुआत आपने की तो राजनेता हो या सीनियर ऑफिसर हो, वो भरोसा कम करता था या एक दूसरी नज़र से देखता था और कोशिश करता था कि हल्का फुल्का काम दे दो, एक हल्की जिम्मेदारी दे दो, लड़की है क्या करेगी। ये भरोसा कि ये लड़की अलग है और ये मर्दों से भी बेहतर है, ये आपने कब पैदा किया या जीता? हमारी पहली पोस्टिंग से ही हो गया। हम अपने चैलेंजेस को बड़े सीरियसली लेते हैं। अगर हमें एक इलाके की जिम्मेदारी दी गई है तो हम उस इलाके में शांति और अमन कायम रखेंगे। हो सकता है उसके लिए हमें कई रात सोना ना पड़े, हो सकता है कि उसके लिए हमें एक 9 to 10 ऑफिस के बियॉन्ड भी काम करना पड़े, और पुलिस वाले करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको फोर्स में ही विश्वास जागृत करना होता है। फोर्स आपको डे 1 से माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। फोर्स को अगर लगेगा कि इस अफसर को अपना काम आता है तो आपके संग खड़ा रहेगा। फोर्स को लगता है कि अफसर डरता है या इसे काम नहीं आता है तो आपसे अलग हटक जाए। कुछ मेरे ऊपर भगवान की कृपा रहती है, मुझे लगता है भगवान की वजह से मैं जितना भी जनता से संपर्क करती हूँ, मैं डेली बैठती हूँ ऑफिस में और डेली मुझसे 100 से ऊपर ही लोग मिल के जाते हैं। आप जिसकी सहायता कर देते हैं वो आपके प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुडविल रखता है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं जब एक एंग्री मॉब सड़क पर इकट्ठा हो, वायलेंट सिचुएशन हो और आप पहुंचते हैं और उसको शांत करते हैं। बहुत सारी दंगों की स्थिति में भी हम पहुंचे हैं जहां कट्टे चल रहे हों, बम फोड़े जा रहे हों और आप वहां पहुंचते हैं। लेकिन हमेशा हमें पब्लिक के बीच से ही कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिसको हम लोग खड़ा करके और उसको अपने संग करके और कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्राउड में एंटर किया है और लाठीचार्ज भी बहुत किया है और नॉन लीथल वेपन्स के भी यूज़ किए हैं, टीयर गैस शेल्स, टीयर गैस गन्स के भी यूज़ किए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली सभी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, अच्छे से मैनेज हो गई हैं। तो मैं कभी कभी मजाक करती थी कि मैं जो हूँ दंगा एक्सपर्ट हूँ। आपके पुलिस कप्तान से लेकर के आईजी रहने तक उत्तर प्रदेश में दंगे बड़े होते थे जी।
और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका जी। है। कभी कोई ऐसा केस रहा, कोई ऐसा वाक़या रहा, कोई ऐसा दंगा रहा, जो आपके लिए बहुत टफ़ रहा हैंडल करना और उसको आपने बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया हो और चीज़ें सामान्य की हों? देखिए, एक शुरू-शुरू की नौकरी थी। मैं ज़िले का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ज़िला दंगों के लिए फ़ेमस था। और जब ऐसी सिचुएशन होने लगती है तो आपके पास ऊपर से भी बहुत प्रेशर आने लगता है, कुछ होने नहीं देना है, कुछ होने नहीं देना है। तो हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग दिख गए और मुझे सिर्फ़ इतना समझ में आया कि इनको मैंने कहीं देखा है। और इंसिडेंटली यही था, वो मुझसे पहले कभी एक डेलीगेशन लेके मिलने आए थे। उनकी कुछ जेनेरिक समस्याएँ थी, कम्युनिटी की समस्याएँ थी। उसमें 1-2 सॉल्व हुई थी और कुछ दिशा में काम बढ़ा था, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि जो काम बढ़ा है वो भी अल्टीमेटली कहीं न कहीं होगा। तो जैसे ही दंगे में हम थे और भीड़ पूरी उत्तेजित थी, हमको घुसना था और घुस के ही आपको उनसे बात करना है। तो वो मिल गए, तो उन्होंने हमको देखते ही बस सलाम साहब किया, तो मुझे लगा ये तो पहचान रहे हैं। हमने उन्हीं को ले लिया, कंधे पर हाथ रखा, कहा, अरे काका आप कैसे हैं, ठीक हैं? वो गदगद हो गए। हम उनको ही लेके और भीड़ के अंदर चलते चले गए और भीड़ के अंदर उन काका ने ही हमारे लिए रास्ता बनाया और जो एक चबूतरा था उस पर हमको खड़ा किया, हमारे संग खड़े रहे और वहीं से फिर हमने जो है सारा अपना बोला और लोगों को बोला। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लोगों को अगर ये विश्वास हो कि इनके आने से समस्या का जेन्युइन समाधान होगा और आप बायस्ड होकर काम नहीं करते हैं, आपका किसी क्राइम या किसी उसके प्रति लगाव नहीं है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। जितनी भी वायलेंट कंडीशन हो, लोग आपकी बात सुनते हैं और सुन के काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरा ही ज़िला ऐसा था जिसमें दंगे नहीं हुए, जबकि सबसे ज़्यादा आशंका वहाँ के लिए जताई जा रही थी। जैसे ही बगल के ज़िले में दंगा शुरू हुआ, हमने गांव-गांव में दौड़वा दिया सबको कि जाओ सब प्रधानों से मिलो, चौधरियों से मिलो, मौलवियों से मिलो, धार्मिक धर्म गुरुओं से बैठ के बात कर लो, ताकि सब कॉन्फिडेंस में रहे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जाते हैं तो पश्चिम में गाँवों में आपको अगर इज्जत देना है तो वो दूध पिलाते हैं आपको और बहुत तगड़ा मीठा दूध पिलाते हैं। ये उनकी ना केवल आपको रिस्पेक्ट देने की मंशा होती है, उनका स्नेह भाव भी होता है। हम जब गांव-गांव गए, पहले दिन हमने 26 गांव कवर किए, दूध पीना शुरू हुआ। अब वो इतने बड़े-बड़े गिलासों में दूध आता है। तो 1 गांव हुआ, 2 गांव हुआ, 2 गांव के बाद तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, कितना दूध पिए, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हैं। तो तीसरे गांव में जब हम पहुंचे तो हमने कहा, चौधरी साहब बाकी सब तो ठीक है काका, लेकिन अच्छा उस गांव में क्या होता है, लोग बड़े लंबे चौड़े खट्टे-खट्टे होते हैं, हम तो छोटे से हैं। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला कि काका और सब तो ठीक है, लेकिन ये जो गिलास है ये अपने साइज का मत दो, हमारे साइज का दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी उस दूर डिप्लोमेसी का इतना असर पड़ा कि वो गांव बिल्कुल मेरे टच में रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ कि आपका प्रमोशन किसी ऐसे ज़िले में हो रहा हो जो बहुत टफ़ है और आपने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आपके अफ़सर ने कहा नहीं नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा हुआ था, एक ज़िले में बहुत डिस्टर्ब ज़िला चल रहा था और वहाँ बार-बार अफ़सर बदले जा रहे थे। ये लगभग 10-12 साल पुरानी बात है, बल्कि अब तो हाँ 12 साल हो गए और मुझे पोस्ट किया जा रहा था और मैंने मना कर दिया था। मेरा प्रमोशन ड्यू था, तो मुझे लगा था कि अब छोटे ज़िले में नहीं जाना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया कि सर मैं जहाँ हूँ बहुत उसमें हूँ। तो उस समय आला हाकिम ने कहा आप चले जाइए, 3 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं, अगर 3 महीने बाद आपको पसंद नहीं आया तो हम आपको दूसरा ज़िला दे देंगे। उनके कहने के बाद हम उस ज़िले में गए। आई जॉइंड दैट नाइट ओनली। हम उस ज़िले में गए एंड बाय गॉड्स ग्रेस 3 महीने के अंदर ही अंदर हमने उस ज़िले को काफ़ी प्रयास किया। लॉ एंड ऑर्डर बंद हो गया, मर्डर बंद हो गए, लूटें बंद हो गई, किडनैपिंग फॉर रैंसम में 2-4 हम लोगों ने अच्छे एनकाउंटर्स किए, लाइव एनकाउंटर्स करके रिकवरी की। तो उससे जो है जनता का भरोसा आया। हमारी नौकरी का बेस्ट यही है कि अगर आप 100 फरियादी भी दिन भर में सुनते हैं तो कोई ना कोई आप ऐसा काम ज़रूर होगा जो उसी दिन आप सॉल्व करके उसको राहत दे देंगे। दिस इज़ द बेस्ट एश्योरेंस और इस नौकरी का संतोष भी यही है। जब हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क शुरू की थी तो सबसे पहले लोगों को यही सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ था। मुझे एक बुज़ुर्ग मिले थे, वो अपनी बेटी को लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा बाबा सही है और तुमने काम देख लिया, कुछ हुआ?
तो कह रही बिट्टी सब तो सही है, लेकिन ये हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि थाने में आके को हमको पानी पिलाएगा। पानी पिलाना बहुत छोटा सा वो है, लेकिन ये एश्योरेंस कि थाने में आप जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी और आपको बैठा के पानी पिलाया जाएगा, दिस इज़ समथिंग उस बुजुर्ग ने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। तो वो जब वहाँ से लौटेगा अपने गांव में जाएगा तो पुलिस की एक अच्छी इमेज लेके जाएगा। आपको लोग लेडी सिंघम कहते हैं वो ऑफिसर है जो एनकाउंटर बहुत करती हैं। आप जब अलग अलग ज़िलों में रहीं, खासकर जब आगरा डीआईजी थी तब भी कहा गया बहुत सारे अपराधियों को आपने जेल जी। में डाला। एसटीएफ में आप रहीं, आपने बहुत सारे एनकाउंटर्स किए। कोई ऐसा एनकाउंटर जो लगता हो आपको कि वो बहुत जोखिम भरा था, लेकिन वो जिम्मेदारी का पहला हिस्सा था? हाँ, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन एक ऐसा एनकाउंटर है जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। हम फर्रुखाबाद में पोस्टेड थे और उस समय वहाँ पे गंगा की कटरी में इस तरह के डकैत गिरोह बहुत चलते थे और डकैत गिरोह जो हैं उनका काफ़ी टेरर रहता था। उस ज़िले में हमारी पोस्टिंग के बहुत पहले सागर मल्ला का जो गिरोह था उसने एक गांव में 11 लोगों को डकैत सागर मल्ला। हाँ, डकैत सागर मल्ला था और उसका लंबा गिरोह था और दुर्दांत था, रूथलेस था, लोगों को मारने से हिचकता नहीं था और गोली से नहीं मारता था, विभत्स तरीके से मारता था। हमारे ज्वाइन करने के पहले एक गांव में उसने 11 लोगों को खड़े होकर पुलिस की मुखबिरी के शक में जिंदा ट्रैक्टर से रौंद के मार डाला था और वो करने के बाद उस पूरे इलाके में इतनी हलचल थी कि कोई सागर मल्ला के खिलाफ मुंह खुलने को तैयार नहीं था, उसके बारे में सूचना देने को तैयार नहीं होता था और शाम होते होते सब लोग घर के अंदर हो जाते थे, कोई बाहर दिखता भी नहीं था। जब हम ज्वाइन किए थे तो उस समय हमने इसको चैलेंज माना था और हमने कहा था कि इस ज़िले को इस तस्यु से मुक्त कराना ज़रूरी है और हमने काफ़ी मेहनत से काम किया। नेचुरल बैरियर्स थे, गंगा की कटरी में छोटे छोटे टापू हो जाते हैं, गंगा के चैनल को पार करना मुश्किल हो जाता है और लोकल थोड़ा सपोर्ट उसके डर से हमें कम मिलता था। तो हम लोगों ने कुछ गांव वालों की मदद से बैलगाड़ियों से गंगा पार की। उस रात हमारे पास मुखबिर हमारी सटीक सूचना लेकर आया था। हमारा मुखबिर आया तो उसने कहा, तो हमारे जो टीम थी उसने कहा कि मैडम ये सूचना सही नहीं लग रही। हमने कहा ये मुखबिर सूचना लेकर इतनी दूर आया है, 80 किलोमीटर दूर आया है, अगर हम आज नहीं गए तो ये अगली बार नहीं आएगा, कहेगा पुलिस तो सुनती नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं। तो आज हमारा जाना ज़रूरी है। बैलगाड़ियों पर बैठ के हम लोगों ने गंगा की कटरी पार की और फॉर्चुनेटली गैंग से आमना सामना हुआ और सारी रात आमना सामना हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर होता था, फिर उठ के चलता था, हम उसके पीछे चलते थे और धूप रात थी, मतलब इट वाज वेरी ब्लैक नाइट। और फिर वो कहीं आड़ लेके और राउंड फायर करता था, हम अपना राउंड फायर करते थे। भोर में जाके उसका आमने सामने हुआ, आमने सामने में हम लोगों ने उसे मार गिराया और ये मैं भगवान की दया कहती हूँ कि इंटेंशनल नहीं था, लेकिन उसको उसी गांव के पास हमने मार गिराया जहाँ पे उसने उन 11 लोगों की बलि की थी, हत्या की थी। जब गांव वालों को पता चला वो आए, उन्होंने उसको जितना अपना आक्रोश निकालना था वो आक्रोश उन्होंने निकाला और हम लोगों को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया। वो एक रात भर की मेहनत उस एक क्षण में निकल गई, जितनी थकान थी वो उस एक क्षण में ख़त्म हो गई। आप गौतम बुद्ध नगर जैसे इम्पोर्टेंट ज़िले की कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, और यहाँ भी बहुत सारे गैंग्स चलते रहे और बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी रहीं जो चैलेंज रहीं कानून व्यवस्था को लेकर के। स्क्रैप माफिया रवि कान्हा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टी को सील करना, फिर थाईलैंड से उसको ले आना, ये पूरा जो ऑपरेशन था ये कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर बहुत सारे गैंग्स लगातार काम करते रहे हैं और उन पर समय समय पर काम भी हुआ है। हमारे आने के बाद इन गैंग के मेंबर्स पर काम हुआ है। यहाँ पर सुंदर भाटी, रणदीप भाटी, अनिल दुजाना का गैंग था, मनोज आसे का गैंग था, रवि कान्हा का गैंग था। सबके अलग अलग एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन है, सबके अलग अलग एरियाज़ ऑफ इनकम है। इन पर सभी के द्वारा, हमारे द्वारा सभी पर काम किया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया है और मेरी समझ में इस वर्ष ही हम लगभग 150 से अधिक करोड़ की प्रॉपर्टी सीज़ कर चुके हैं। पिछले वर्ष हमने लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज़ की थी। चैलेंजिंग रहा है, लेकिन लगातार हम लोग परस्यू करते रहे और उसके फलस्वरूप ही ये काम हुआ
और बाहर से भी उसको हम लोग अरेस्ट करके ले आए हैं। देश के सामने एक बड़ा खतरा और ये संकट के चैलेंज कहिए वो ये है, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, ड्रग्स के कार्टेल्स बड़ी तादाद में आते हैं। एक रैकेट काम कर रहा है और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी खास करके गौतम बुद्ध नगर पिछले कुछ समय में 500 करोड़ या उससे अधिक के ड्रग्स बरामद हुए हैं। देखिए, हम लोग लगातार इस पर पहले दिन से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो ये समस्या हमें यहाँ के रेजिडेंट्स द्वारा बताई गई थी। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, उसके आसपास एक ड्रग का नेटवर्क डेवलप हो चुका था। किसी भी तरह का ड्रग, चाहे वो छोटी अमाउंट का हो, बड़े सिंथेटिक हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, अल्टीमेटली उससे देश की अगली पीढ़ी का ही नुकसान होना है। मेरा मानना है कि इस तरह की चीज़ों को अगर हम आँख मूंद लें या इस पर काम अच्छे से ना करें तो हम देश के भविष्य के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई पर्सनली भी आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस प्रॉब्लम। इसका हल हमें निकालना है। तो हम लोगों ने आने के बाद से एक यहाँ पे एंटी ड्रग्स हेल्पलाइन डेवलप की, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पेरेंट्स ग्रुप में उसका प्रचार प्रसार किया और थोड़े से सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई। इन्फॉर्मेशन आने के बदौलत हम लोगों ने जो पिछले 1.5 सालों में सीजर किया है, दैट इज़ मोर देन 800 करोड़। आपका जो मेथ लैब हमने पिछले साल पकड़ी थी, जो फॉरेन नेशनल्स के द्वारा कंडक्ट की जा रही थी, वो लगभग 450 करोड़ का सीजर पिछले साल था। इस साल भी एक लैब पकड़ी गई है जो जस्ट इस्टेब्लिश हुई थी और मुखबिर के द्वारा हमें सूचना दी गई तो उस पर हमने तत्काल कार्रवाई की। उसमें लगभग 150 करोड़ के ड्रग्स और उनका रॉ मटेरियल सीजर हुआ है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त बहुत हाई क्वालिटी कैलिफोर्नियन वीड के कंसाइनमेंट्स भी पकड़े हैं। उड़ीसा के पोर्ट से यहाँ तक आता है, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हिमाचल तक हो जाता था डिस्ट्रीब्यूशन। गुजरात के पोर्ट से या महाराष्ट्र के वेस्टर्न जो पोर्ट्स हैं उससे भी आता है और कंसाइनमेंट आता है। हम लोगों ने एक पकड़ा था यहाँ पे जो कंटेनर डिपो होते हैं। आप देखिए कि किस तरह की ऑर्गेनाइज्ड सोच है कि कंटेनर डिपो में कंटेनर बुक करा के सारा साल का रेंट एक संग देख के आप उसमें ड्रग स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उसमें छोटा छोटा कंसाइनमेंट जो ये ई रिटेलर्स होते हैं इनसे मिलते जुलते रैपिंग्स में लगा के आप ई मोटरसाइकिल से उसको पूरे एनसीआर में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। हमने इस नेटवर्क को ध्वस्त किया है। कंटेनर सारे सर्च करवाए जिसमें हमें इस तरह से मिला, कंटेनर सीज भी करवाए और उस पर आगे भी हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो हमको लगा जो कमी है, हम ड्रग तो तोड़ रहे हैं लेकिन जो बच्चे इसके आदी हो गए हैं या जो बच्चे ऑलरेडी हैबिचुअल हो गए हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ की जो सिविक अथॉरिटीज़ है उनसे टेकअप किया था और हम लोग जल्द ही प्रयास करके यहाँ का जो एक हॉस्पिटल उसमें इस तरह की रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी भी डेवलप कराने की तरफ प्रयासरत है। जीवन में एक दो ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे आपने कहा ना कि एक काम किसी का हमने निपटा लिया जी और उसको हंसता हुआ पा लिया जी तो हमको लगता है कि आज दिन निकल जी गया, अच्छा रहा। लेकिन एक दो ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिंदगी भर खुशी देती हैं और वो बार बार आती रहती हैं। 2013-14 में हम एक गांव में गए थे और हम जहाँ जाते हैं वहाँ स्कूल विज़िट ज़रूर करते हैं। बच्चों से छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, बच्चे हमको वर्दी में देख के बड़े खुश हो जाते हैं। उनको कुछ टॉफ़ी दे देंगे तो बात पूछ लेंगे, वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम एक गांव में गए तो वहाँ पे एक बच्ची का हमने हाथ पकड़ा, वो बच्ची हमारा हाथ पकड़ के और छिटकी और अपनी माँ के पीछे जाके खड़े होकर रोने लगी और हमको बड़ा अचरज अटपटा लगा, अचरज भी हुआ कि अमूमन बच्चे ऐसा करते हैं। तो हमने उससे पूछा, हमको लगा शायद हमने कुछ हाथ कस के पकड़ लिया या डर गई। उस माँ ने मुझे कहा कि वो छोटी सी बच्ची, 3.5 साल की बच्ची, सेक्सुअली वायलेटेड हुई थी और तब से उसको बहुत नाइटमेयर्स आते हैं और वो अपने पिता और भाई को भी हाथ छूने नहीं देती है, बाहर नहीं जाती है, बोलती नहीं है। हम जब उस दिन लौट कर आए, मेरी भी बच्ची उससे 1.5 साल बड़ी उस उम्र में थी। हम अपनी बच्ची, सोती हुई बच्ची को रात भर अपनी गोदी में रख के चिपका के और बैठे रहे, मुझसे सोते नहीं बना। मुझे लगा कि ये तो किसी माँ की भी ये दुख हो सकता है। तो मुझे लगा कि हमने उस दूसरे दिन केस के बारे में पता किया तो पता चला पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, चार्जशीट कर दिया था और पुलिस को लगा था हमारा काम ख़त्म हो गया। हमारा काम वाकई ख़त्म हो गया था।
लेकिन मुझे ये लगा कि हम और क्या कर सकते हैं। कोई घटनाएं होती हैं जो आपके दिल को छू देती हैं, आपको सोने नहीं देती। मैंने तब एक अपराजिता करके काउंसलिंग नेटवर्क चलाया, प्रोफेसर्स लिए, डॉक्टर्स लिए, और हमने इस तरह के छोटे उनके विभत्स सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को लिए। हमने उनकी मेडिकल काउंसलिंग कराई, लीगल काउंसलिंग कराई, उनको लीगल एड दिलवाया, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराई, उनके पेरेंट्स की सोशल काउंसलिंग कराई, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराई, क्योंकि ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली पेरेंट्स का भी एक जो रवैया होता है वो बदल जाता है। तुम ये मत पहनो, तुम बाहर मत जाओ, तुम कमरे से बाहर निकलना नहीं, अनकॉन्शियस हो जाता है, वो चाहते नहीं है। वो कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा था, चुपचाप कराया था, लोगों के मदद से कराया था, और उसकी वजह से बाद में बहुत बच्चियों ने स्कूल जाना शुरू किया। कुछ को हमने जो सरकारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नवोदय विद्यालय हो तो उसमें एडमिशन करवाया, हॉस्टल में उनको भेजा। कुछ नर्सिंग करना चाहते थे, हमने उनको नर्सिंग कोर्सेज़ में भिजवाया। आज वो अच्छे से सेटल्ड हैं, कुछ की शादियां हो गई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ये बताती है कि इसको हमको आगे बढ़ाना है। ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा हूँ जिसमें पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारियों का एहसास होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है, और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से बाहर निकल कर के बहुत सारे ऐसे लोग या परिवार हैं या घटनाएं हैं जिनसे खुद को जोड़ करके वहाँ कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। शायद इसीलिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने आपकी बहुत प्रशंसा की, आपको पुरस्कृत किया है। आपने समय निकाला, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।